हेलो एवरीवन, वेलकम टू बहुत सेंटर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 गति और बल के नियम। इससे पहले पढ़ चुके हैं, आगे शुरू करना यहाँ से। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। सही, जब मोटर गाड़ी से यात्रा करते हैं तो उसमें जो अनुभव होता है उसे हम जड़त्व के नियम के द्वारा क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाया जाए। सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाया जाए। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगाने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करते हैं। बात सही है कि जब इसे क्रिस चला रहा है गाड़ी है, पीछे बैठा हुआ है ओम प्रकाश है, बात सही है। एक भी रास्ते जाते जाते आ गया ब्रेकर, क्रिस मारा ब्रेक, ओम प्रकाश आगे झुकेगा कि पीछे झुकेगा? आगे झुकेगा। ऐसा काहे होता है? तो यही देखिए काहे होता है। तो किस नियम से होता है? तो वो होता है जड़त्व के नियम से। किस नियम से? जड़त्व के नियम से होता है। और देखिए यही आपके जड़त्व के नियम के द्वारा समझ सकते हैं। सीट के सापेक्ष, सीट क्या है? सीट चल रहा है कि रुका है? रुका हुआ है भाई। तो सीट के सापेक्ष हम क्या रहते हैं? विरामावस्था में रहते हैं। गति या विराम समझ चुके हैं पहले ही से, विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाया जाए। सीट भी रुकल है, हम भी रुकल है। जैसे ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी के सीट के साथ भी लगाए जाने पर साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है। हाँ, विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे कभी बैठे होंगे गाड़ी पर से, गाड़ी चल रहा है तो कहाँ से हम अगर उल्टेंगे, ऐसे मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं, उल्टेंगे ब्रेक मारेगा तो हम झुकेंगे तो मेरा इससे ऊपर वाला पार्ट झुकेगा कि ऐसे नीचे वाला पार्ट झुकेगा? ऊपर वाला पार्ट झुकेगा, नीचे वाला नहीं झुकेगा, क्योंकि नीचे वाला रेस्ट में है, मतलब विराम में है। ऊपर वाला पार्ट झुकेगा। ठीक है, अब दो बात। अच्छा, जब कभी कभी देखिए आपको पूजा में घोड़ा का बैठा है, अब घोड़ा रुकल है, घोड़ा एक बैठा आदमी क्या होता है? गिर जाता है। वो उठ जाता है कि दोनों बड़ा इधर रहता है, उठता है, लेकिन ये जो दोनों को है, ये दोनों को उसके बाद जाकर ब्रेक उठ जाता है। चाहे मोटरसाइकिल पर बैठा है क्रिस फिर से और अपना पीछे बैठाया हुआ है, एक कोई भैया वैसा बैठा, एक क्लच छोड़ दिया, ऐसे होता है कि तो पीछे वाला आदमी उधर जाता है। कभी देखे होंगे वीडियो रील्स वगैरह में देखे होंगे। तो जब ब्रेक मार दिया है तब आगे तरफ झुका है, और जब गाड़ी शुरू किया है तो क्या हुआ है? पीछे तरफ झुका है। ये बात सही है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट में लगे पैनल से टकराकर हम घायल हो सकते हैं। जब कार में बैठे रहेंगे तब नहीं कार में जब लगता होगा ऐसा होता है कि तो इसीलिए क्या होता है, इसी तरह दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या लगा रहता है? सुरक्षा बेल्ट लगा रहता है, सीट बेल्ट लगा रहता है, कार में उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट क्या करता है? हमारे आगे जब टकराएंगे उस टकराने की गति को कर देता है कम। बात सही चांदनी? आगे नहीं होना। इसके विपरीत अनुभव में हम तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं। बस में खड़ा है अब बता रहे हैं क्या सुरेश, तुम बहुत दिन से नहीं आया, एक बस खुल गया, सुरेश के देखने से उलट गया। ऐसा होता है कि मोटर बस अचानक चल पड़ती है, बस एक चल दिया। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस
के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है गति में आ जाता है। मोटर बस के फर्श के संपर्क में हमारा पैर किसमें आ गया, गति में आ गया। ऊपर वाला पार्ट है विराम नहीं है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। ऊपर दो भाग है, एक इससे ऊपर है जहाँ से मुड़ता है, ये मुड़ रहा है, अब कोई यहाँ से मुड़ेगा कि मुड़ेगा कि टूटेगा, किसको दिक्कत की तो तोड़ दे कि मोड़ दे, मोड़ेंगे तोड़ेंगे ना। जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तिरछे मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। अब कह रहा है कि जब गाड़ी जा रहा है ये मोड़ दिया से तो जो कार बैठ जाता है तो सवाल वो ऐसा जाता है कि एक तरफ कह रहा है कि मोड़ पर क्या होते हैं, तिरछे मोड़ पर, तेजी वाला मोड़ पर हम एक तरफ झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। इसे भी किससे समझा जा सकता है, जड़त्व के नियम से। हमारा शरीर अपनी एक सरलरेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। हमारा शरीर क्या चाहता है कि अपने एक सरलरेखीय सिंपल गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। जब क्या करता है, बल असंतुलित था, याद रखता है कि हम एक बीच में ई है 10 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं और 10 न्यूटन बल से इधर खींच रहे हैं, ये किस तरफ खिंचाएगा, कोई इधर रहेगा से, और 10 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं और 5 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, किधर खिंचाएगा इस तरफ, और 10 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं 20 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, किधर जाएगा इस तरफ। तो 10 संतुलित की असंतुलित, संतुलित, और 10 5 और 10 20 असंतुलित। समझ में आ रहा था। एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं लगा हो। अब हम आ जाएंगे, पेन ले लेते हैं। पेन। एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई अपना असंतुलित बल नहीं लगता है। विरामावस्था में कब तक रहेगी, जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल न लगे तब तक वो रहेगी विरामावस्था में। इस निम्न गतिविधि को प्रदर्शित किया जाता है, इसे निम्न गतिविधि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चित्र 8.6 में दर्शाए अनुसार एक ही तरह के कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाएं। आप तो बनाई ही होंगी कैरम की गोटी की ढेरी, बनाए हैं। दूसरा कह रहा है एक अन्य गोटी या स्ट्राइकर जानते हैं कि स्ट्राइकर इसमें कौन है, ई वाला, यही सब गोटी। स्ट्राइकर को अपनी उंगलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी को नीचे वाली गोटी को पटकाइए। समझते हैं। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी से बाहर आती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं। कह रहा है कि जब इसको आप मारे ना, इसको स्ट्राइकर से मारे हैं इसको, सही इस जगह क्या था गोटी, क्या गोटी है, और जब मारे इसको स्ट्राइकर से, इसको मारे इससे गोटी है तो सिर्फ एक गोटी आगे निकला और बाकी सब क्या हो गया, उसी जगह आ गया। नीचे वाली गोटी बाहर आ जाने के कारण बाद की शेष गोटी अपने जड़त्व के कारण ठीक उसी जगह पर क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। किसी तीव्र गति से की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी की ढेरी से बाहर जाना। इसमें कितना गोटी रखल था, उसमें सबसे जो नीचे वाली गोटी है वो क्या हो गया है, बाहर आ गया है। आगे है क्रियाकलाप 8.4 8.2 है। कांच के एक खाली गिलास के ऊपर एक कड़े ताश का पत्ता रखें। कांच की गिलास है और उसको क्या रखा है, ताश के पत्ता, एकदम कड़ा वाला नया
अब चित्र 8.7 में दर्शाए अनुसार पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखे, पत्ते को उंगलियों की से तीव्र झटका दे। यदि आप पाएंगे कि पत्ता आपके आगे फिसल जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है। अभी क्या कहा है इसे? ये क्या है? गिलास है। गिलास के ऊपर क्या रखा है? ताश। उसके ऊपर रखा है सिक्का। आप क्या मारे हैं? ताश पर मारे। ताश पर मारे, गिरा क्या? सिक्का गिर गया पानी में, काट चल गया आगे। सही? ऐसा होता है कि ठीक बात। तो ऐसा काहे होता है? ऐसा होता है जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। उंगली से ताश के पत्ते को झटका देने पर पत्ते के ऊपर रखा सिक्का नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। आगे क्रियाकलाप 8.3, इसको भी समझिए। खाली क्रियाकलाप पानी से भरा एक गिलास किसी ट्रे पर रखिए। पानी से भरा गिलास क्या रखना है? ट्रे पर रखना है। ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेजी से हो सके घूम जाइए। हम देखते हैं कि गिलास घूम जाता है और पानी छलक जाता है। क्यों? क्या आप समझे कि प्लेट में कप कहीं अलग आ गया? हम देखते हैं गिलास गिर जाता है और पानी छिड़क जाता है। क्या आप अब समझे कि प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा क्यों बने होते हैं? अचानक झटका लगने की दशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से रोकता है। ये कह रहा है कि ट्रे है, कप है, इसमें रखा है चाय, अधिक कप रखा है। आप हिलडुल करेंगे तो कप उलट जाएगा, लेकिन उसमें जो खांचा बनाना होता है कि इसमें रखा रहेगा। ट्रे में देते हैं बना जाता है तो उसमें रहेगा, तो जिसमें हिलडुल होगा तो क्या करेगा? गिरेगा नहीं। यही बात कर रहा हूँ। गर्मी आ गया है तो गर्मी पढ़ाई में बहुत दिक्कत होगा। हाँ, कहला आया है, बिलगाओ उसको। सही, उसको गाना सुनाएंगे। हाँ, कौन गाना सुनाएंगे? जड़त्व तथा द्रव्यमान। द्रव्यमान समझते हैं? द्रव्यमान क्या होता है? हम लोग कितना किलो के हैं उसी को कहते हैं द्रव्यमान। तुम क्या किलो के हैं? तुम कितना केजी के हो? तुम 38। सबसे ज्यादा तो हम ही हैं। तो अभी तक दिए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। सही? अभी तक जितना भी बात क्या है, प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। हर व्यक्ति क्या करता है? अपनी वस्तु, हर वस्तु अपनी गति की अवस्था को क्या करता है? विरोध करता है। गति की अवस्था का विरोध करता है। कैसे? जैसे तुम मोटरसाइकिल पर बैठे जा रहा है, सही है? कोई दिन कहेगा हटो, अब हम बैठिए, तुम उसको बैठने देगा? मन करता कि ना बैठे। लेकिन तुम्हारे छोटे का भाई है, तुम उसको क्या करेगा? ज्यादा लगा लेगा, नहीं बैठना। सही है? मान लो तुम्हारे भैया है, तुमको कर देगा, अपने बैठ जाएगा है। अब पापा है तब तुम देखिए उधर जाएगा। तो क्या आदमी क्या करता है? अपनी गति का विरोध करता है। बात सही है, एकदम बात सही है। जैसे ये बेंच है, बेंच आधा हम एज ऐसे, लेकिन जैसे तुम उसको धकेलेगा बेंच क्या हो जाएगा? हट जाएगा, जहाँ जिस तरह जाएगा उस चल जाएगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु, याद रखिएगा, प्रत्येक वस्तु आपसे पूछेगा, प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील में हो, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसमें भी करते हैं।
चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील अवस्था में, वो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। आपसे पूछेंगे जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? क्या लिखेंगे? प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। सही है? क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? नहीं, सभी वस्तुओं का जड़त्व समान हो ही नहीं सकता है। हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से का धक्का देने की अपेक्षा एक खाली बक्से को धक्का देना आसान है। बात सही है कि देखो वहां पर देखिए बॉक्स है कि किताब के उस किताब में देखेंगे इसमें रखा था, तो किताब भरल है, आई वो बॉक्स है खाली है, तो किसको आप जल्दी से फेंक सकते उठा के? खाली वाला के। अब भरल वाला के ना लाते से उठा देगा है, नहीं हो जाएगा। तो कह रहा है कि खाली के भरल के, खाली को हम जल्दी हटा सकते हैं लेकिन भरल को लेट से हटाना है, जल्दी हटेगा नहीं। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर को किक लगाते हैं तो क्या हो सकता है? वह खिसकेगा भी नहीं। कह लगी देखो फुटबॉल है, उसको मारे लात से, ये सवाल चल गया कि उतने बड़ा पत्थर है, मारेंगे क्या जाएगा कि नहीं जाएगा? खिसकेगा भी नहीं। ऐसा काहे है? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है। ऐसा करते समय हमें चोट भी लग जाए। क्रियाकलाप 8.2 में 5 रुपए के सिक्के के स्थान पर कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है। इसे कहा जाता है जो ताश के रखे थे गिलास के ऊपर ताश के ऊपर 5 रुपए का सिक्का, अब कहा कि उसमें कागज का सिक्का रख देंगे, कागज का सिक्का रख देंगे, मान लीजिए कागज का सिक्का है तो और जल्दी हट जाएगा, और उसके जगह 10 टकिया सिक्का रख देंगे, ज्यादा लगेगा वजन, ज्यादा भार लगेगा मारने के लिए, 20 टकिया सिक्का रख देंगे तब और ज्यादा लगेगा। 20 टकिया सिक्का जानते देखे हैं कि 50 टकिया का सिक्का नहीं, 50 टकिया आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। कह रहा है कि जितना ठेला गाड़ी है वो उसको तुम अकेले खींच लेगा, ठेला गाड़ी को नहीं खींचेगा, टेम्पो के खींचा जाएगा और ट्रेन के नहीं। तो कह रहा है दोनों के काहे नहीं खींच सकते? ट्रेन नहीं खींचाएगा तो वही तो ट्रेन तो रेलगाड़ी ना सुने, रेलगाड़ी कह रहे कि रेलगाड़ी नहीं खिंचाएगा लेकिन ठेला गाड़ी खींचा जाएगा। ऐसा काहे? क्योंकि क्या होता है ठेला गाड़ी अपने लिए कम परिवर्तन चाहती है, इसलिए जल्दी खींचा जाएगा उसे। और रेलगाड़ी बहुत उसका वजन है इसलिए बहुत परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है, जिसका वजन ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। सही? इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। सही तो है। भारी वस्तु का क्या होता है? भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से नापा जाता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व किससे नापा जाता है? उसके द्रव्यमान से। जड़त्व को किससे नापते हैं? द्रव्यमान से। जड़त्व को किससे नापते हैं? द्रव्यमान से। तुम्हारा कैसे फूट गया? अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है।
आगे आपको सवाल बना के लाना है किसका जरूरत अधिक है, रबर के गेंद का कि पत्थर के? जरूरत अधिक है, पत्थर के अधिक है, साइकिल के कि रेलगाड़ी के? रेलगाड़ी के अधिक है। अब 5 रुपए का सिक्का के 1 रुपए का सिक्का के? 5 रुपए का सिक्का के। तो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 घर से क्या करना है आपको बना के लाना है। आगे 8.4 गति का द्वितीय नियम। पहला नियम पढ़ लिए थे। पहला नियम में क्या था? तो पहला नियम में था जड़त्व और क्या था? और था द्रव्यमान। जड़त्व और द्रव्यमान, पहला नियम में जड़त्व और द्रव्यमान। अब दूसरा नियम है गति का दूसरा नियम। गति का प्रथम नियम बताता है कि जब कोई वस्तु असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है अर्थात वस्तु की त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर करता है। अच्छा, प्रथम गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई वस्तु पर असंतुलित बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। गति का प्रथम नियम क्या बताता है? गति का प्रथम नियम बताता है कि जब कोई असंतुलित यानी बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। पहला नियम क्या कहता है? किसी पर असंतुलित बल लगाएंगे, हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सुंदर कि नहीं सुंदर? सुंदर। जब कोई वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य करेगा तो उसमें क्या होगा? उसके वेग में परिवर्तन होगा अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या करेगी? त्वरण प्राप्त करेगी। अब दूसरा नियम क्या कहता है इससे पढ़िए। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर करता है, तो उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन कर टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद को किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता है। गति से आती क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद वह घायल कर सकती है। ऐसा क्यों? टेबल टेनिस देखे हैं कि टेबल टेनिस आदमी रहता है एक इस तरफ है एक इस तरफ, कितने दूर में रहता है? अच्छा, स्टिक के प्रचार ना देखे उस दिन? स्टिक के प्रचार में टिंग टांग करते रहता है तो टेबल टेनिस कर रहा है तो वह जो छोटी गेंद है वो गेंद आके यहाँ लगेगा तो चोट लगेगा। और वो गेंद है विराट कोहली चाहे धोनी मार दिया छक्का, अब किसी की देह पर लगेगा, चोट लगेगा कि? तो वही तो कह रहा है कि टेबल टेनिस खेलने पर क्या करता है? घायल नहीं होता है, लेकिन जब बिगड़े गेंद से लगता है तो क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। बात तो सही है। अभी क्रिकेट देखिए कि क्रिकेट हो रहा था कुछ दिन पहले, वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है, भारत जीता है कि हारा है? कौन जिताया है? इन्हें देखा? तुम्हें क्रिकेट नहीं देखा है? नहीं देखा। अच्छा चलिए, तो क्रिकेट के घायल कर सकता है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती है, परंतु 5 मीटर पर सेकेंड के जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। कि ट्रक क्या है? ट्रक खड़ा है तो उससे कोई आदमी टकरा के नहीं मरेगा, लेकिन ट्रक अगर 5 के स्पीड से चल रहा है तो किसी को सटाएगा तो क्या हो जाएगा? खत्म मतलब मृत्यु। ट्रक की आवाज आती है, हेलीकॉप्टर का हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। साइकिल चल लगा के आए कि नहीं आए हैं? साइकिल चल लगाए हैं, समझ लगा के रखिएगा। ये कि छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। सही कह रहा है कि तो क्या गोली है? गोली कितना को है? छोटा सा गोली है, एक छोटे द्रव्यमान मतलब बहुत छोटा द्रव्यमान की गोली है। और जो गोली है बंदूक वाला गोली, वो गोली लेके मान लो यहाँ से लेके क्रिस की तरफ करेंगे, क्रिस मर जाएगा। और वो बंदूक में भर के तब मारेंगे, तब मार देंगे। कैसे तो हम लिखा था यही से तो कह रहा है कि अगर तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। से आप लोग देखते हैं सिनेमा में से हेडशॉट मारता है
तुम जाने हेड शॉट क्या होता है? हाँ, हेड में लगता है उसे कहते हैं हेड शॉट। शॉट होता है मारना, सिनेमा से देखते रहिएगा, सही ऐसे रहता है गोली, सही फ्री फायर में खेलता है ऐसे। टीवी में देख रहे होगे कि हीरो हीरो दोनों बतिया रहा है, सही है, एक गोली आएगा हीरोइन के माथा में लगेगा, हीरो 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 ना मरेगा, हीरो तो कई गोली लग जाएगा तभी निकाल लाके खींच देगा है ना, हीरोइन मर जाती है। हाँ देखिए बात सही कि नहीं, हीरो कैसे मरे? हीरो मर जाएगा तो काम ही खत्म हो जाएगा, इसे तो हीरो है ऐसे, इसे हीरो से नहीं, इसे तो गुंडा बात सही नहीं? किससे? चलिए मेरे तो कारण बताती, इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। इससे क्या पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव है उसके ऊपर डिपेंड करता है, द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाए तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। आपसे पूछेगा संवेग नामक इस राशि को किसने प्रस्तुत किया था, तो न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। है कि यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाए तो अधिक वेग के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, अधिक वेग के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। वस्तु के द्रव्यमान और वेग से संबंधित क्या है, राशि है, द्रव्यमान और वेग से संबंधित। इससे द्रव्यमान एवं वेग द्रव्यमान में अगर वेग से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, तब वो हो जाएगा संवेग। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में वेग से गुणा करने क्या हो जाएगा, संवेग। द्रव्यमान में वेग से गुणा कर दें क्या हो जाएगा, संवेग। और संवेग किसने दिया है, तो किसने दिया है, न्यूटन ने। किसने प्रस्तुत किया है, न्यूटन ने। संवेग किसने प्रस्तुत किया है, न्यूटन ने। गति के नियम किसने दिया है, न्यूटन ने। गति के नियम किसने दिया है, न्यूटन ने। देखिए किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v हो कि गुणनफल से परिभाषित किया जाता है कि p बराबर क्या होगा, mv। 8.2 याद रखना फॉर्मूला। किसी वस्तु का वेग क्या है, संवेग p है और वेग v है और गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, p बराबर mv। p के मतलब क्या, संवेग। संवेग बराबर m मतलब क्या, द्रव्यमान, अब v मतलब क्या, वेग। अभी देखा है इसने द्रव्यमान में अगर वेग से गुणा करेंगे क्या आएगा, संवेग। द्रव्यमान में वेग से गुणा करेंगे क्या आएगा, संवेग। द्रव्यमान में वेग से गुणा करेंगे क्या आएगा, संवेग। p बराबर क्या आएगा, mv। p बराबर mv, p बराबर mv। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसलिए पढ़े जिसमें परिमाण और दिशा दोनों से क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सदिश। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों क्या होता है, दोनों होता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसीलिए संवेग सदिश है कि अदिश, संवेग है सदिश। संवेग क्या है, सदिश। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना में वेग, यानी p बराबर m गुना में v। अच्छा, इसकी दिशा वही होती है जो v की दिशा होती है, यानी वेग की दिशा होती है। संवेग की दिशा क्या होगा, जो दिशा वेग के वही दिशा संवेग के, जो दिशा वेग के वही दिशा संवेग के। सुनने नहीं होगा कि जैसे मतलब ऊपर सास उसने ऊपर तो है, दोनों को बदमाश है, जैसे मतलब ऊपर बाप उसने ऊपर बेटा है। ऐसे सुने हैं, तो ये दिशा वेग की है, वो दिशा बात सही है। अब फिर अंतिम में कहेगा जैसे ऊपर मतारी हो उसने ऊपर मतलब दोनों बदमाश, सही। मतलब हमारा घरे आई थे, मतलब तेल चुरा के ले गए। तो जो दिशा, हाँ हाँ हाँ,
इसकी दिशा होती है वही दिशा किसकी होती है, v यानी वेग के दिशा होती है। कलम कर लेते हैं चेंज। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए द्रव्यमान का मात्रक संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना में वेग। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, m, नहीं द्रव्यमान का मतलब होता है kg। अब क्या kg के हैं, कही थी 38 kg के, याद आया। अब वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटा में समय, और दूरी का मतलब क्या होता है मीटर, और समय का मतलब क्या होता है सेकेंड। तो यही कितना करेंगे, कितना हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। इसी को लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड, मतलब s के पावर माइनस, इधर लिखा है kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। चूंकि असंतुलित बल के प्रयोग से वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। असंतुलित बल लगने के प्रयोग से, असंतुलित बल के प्रयोग से क्या होता है, उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि बल ही क्या है, बल ही संवेग को परिवर्तित करती है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार कीजिए जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकेंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। क्या कह रहा है, एगो गाड़ी है जो क्या हो गया है, खराब हो गया है, सही है। उसकी गाड़ी खराब नहीं, उसकी बैटरी खराब है, सही, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर उस गाड़ी को हम धक्का दे देंगे कितना के स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, कितना की स्पीड से 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दे देंगे, तो गाड़ी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। यदि एक या दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का दे तो भी यह स्टार्ट नहीं होती। एक दो व्यक्ति उसको धक्का मारेगा तो क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं, बल्कि उस समय से जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है, समय से भी होता है। 5 आदमी मिल के गाड़ी चालू हो जाएगा, और 3 आदमी मिल के धीमे धीमे धक्का मारे, गाड़ी चालू हो जाएगा कि हो जाएगा। गाड़ी में धक्का 5 आदमी मिल के, चाहे 10 आदमी मिल के दिए क्या सेकेंड, 1 सेकेंड धक्का दिए, बस सीधे पकड़ दो सही। और चाहे 5 आदमी दिए हैं 8 सेकेंड धक्का, कब गाड़ी चालू होगा, इस वाले में, क्योंकि कुछ देर चला ना तो उसमें वेग प्राप्त कर लेगा अपना। तो कह रहा है कि दो व्यक्ति अचानक धक्का देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से उस पर गति आ जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होगा। संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं, बल्कि उस समय से है, बल्कि उस समय से ही है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। उस समय से ही है जितना समय पर उसको क्या किया जाता है, बल लगाया जाता है। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता, बल्कि उस समय से ही है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी समय दर पर निर्भर करता है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने वाला में लगने वाला बल उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें संवेग परिवर्तन होता है। और ये तो जो जानकारी की है उसको, वस्तु के संवेग में परिवर्तन, वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल, वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होता है। इसको करते हैं रन लॉर्ड। इंपॉर्टेंट बात यही है। गति का द्वितीय नियम
यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपातिक होता है। क्या हुआ? गति का द्वितीय नियम क्या बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपातिक होता है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपातिक होता है। आगे गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। गति का जो द्वितीय नियम था उससे गणित में क्या प्रभाव पड़ता है? माना कि द्रव्यमान क्या है? m द्रव्यमान की कोई वस्तु q प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग संवेग क्रमशः p1 बराबर mu और p2 बराबर mv होंगे। संवेग में परिवर्तन p2 माइनस के p1 ये काम की चीज है, सही है। द्रव्यमान कौन है? देखिए थोड़ा ध्यान से। द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान है m। द्रव्यमान कितना है? m। m द्रव्यमान की कोई वस्तु, प्रारंभिक वेग कितना है? u। प्रारंभिक वेग u। कौन रेखा पर चल रहा है? सीधी रेखा पर। कौन रेखा पर? सीधी रेखा पर चल रही है। समय कितना समय है? t। t समय तक निश्चित बल F लगाने पर, बल कौन लगा रहा है? F लगाने पर उस वस्तु का वेग v, उस वस्तु का वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग कितना हुआ? u। अंतिम वेग v। समय कितना? t। द्रव्यमान कितना? द्रव्यमान है m, बल है F। फिर से पूछ रहे हैं, बल F देख के बोलना है। बल F, समय t, द्रव्यमान m, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग v। लगाने पर उस वस्तु के वेग v हो जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक वेग देखिए v बराबर क्या लिखे थे? p बराबर क्या होता है? mv। तो प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक परिवर्तन कितना हो जाएगा? p बराबर mu, अंतिम बराबर हो जाएगा mv। शुरू में है, शुरू में है u, अंतिम में है v। तो शुरू में क्या हो जाएगा? mu, अंतिम में क्या हो जाएगा? mv। तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम माइनस के शुरू, सही है। जैसे आप पढ़ने मेरे यहाँ आए थे 9वीं क्लास में है, तो आपके पापा आपको सोचेंगे कि मेरी बेटी कितना पढ़ी है या मेरा बेटा कितना पढ़ा है। तो मान लीजिए आप पहले पढ़े होंगे 8वीं क्लास में पढ़े होंगे 200 रुपया। कितना पढ़े? 200 पढ़ लिए। अभी 9वीं क्लास में आप पढ़े हैं 500। अभी 9वीं पहले 8वीं क्लास में कितना था आपके पास? 200 और 9वीं क्लास में कितना हो गया? 500। तो बताइए आप खाली 9वीं क्लास में कितना पढ़े हैं? 200 पहले से था, अभी अपने पास 300 है। तो 9वीं क्लास में कितना पढ़े? 300 पढ़े। 500 पहले अभी है और 200 पहले था, तो 200 पहले हम लेके आए थे। अभी अपने पास 500, तो कितना पढ़े हैं? 300। तो अंतिम माइनस क्या निकालेंगे? शुरू। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा? mu और P2 बराबर mv। तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? P2 माइनस के P1, मतलब अंतिम माइनस के पहला। फिर क्या हो जाएगा? mv माइनस के mu, समानुपाती हो जाएगा mv माइनस के u। और संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? mv माइनस q बटा में t। फिर लगाया गया बल F, फॉर्मूला क्या आ जाएगा? k, फलना चिन्ह करते करते आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए फिर से क्या लिखे? mu, क्या आ गया? mv, सही है। परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम माइनस के पहला, तो P2 माइनस के P। ये क्या है? चिन्ह ऐसा है, ऐसे नहीं है कि आपको लग रहा है कि ऐसा है, ऐसे इसको उलट देंगे ऐसे ना, ऐसे नहीं है कि इसे कहते हैं समानुपाती। क्या कहते हैं? समानुपाती। क्या कहते हैं? समानुपाती। क्या कहते हैं? समानुपाती। ऐसा है, इसे क्या कहेंगे? समानुपाती। एक बटा में हो जाएगा तो क्या कहेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या है? समानुपाती। क्या है? समानुपाती। और एक बटा में हो जाएगा क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है? ये क्या है? समानुपाती, सही है। इधर समझिए
स्टूडेंट ऐसा समझिए पैसा, सही। जितना स्टूडेंट बढ़ेगा क्या उतना मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा कि जितना स्टूडेंट बढ़ेगा उतना मेरे पास पैसा, जितना स्टूडेंट घटेगा उतना मेरे पास पैसा, सही है कि जितना स्टूडेंट मेरे पास घटेगा उतना मेरे पैसा मेरे पास, बात सही है कि। अब समझिए ये क्या हुआ, समानुपाती मतलब क्या हुआ, जितना इधर बढ़ेगा उतने इधर बढ़ेगा, इसे कहते हैं समानुपाती। जितना इधर बढ़ेगा उतने इधर बढ़ेगा, इसे क्या कहते हैं समानुपाती। और जितना इधर घटेगा उतने इधर क्या होगा, घटेगा। जितना इधर घटेगा उतने इधर घटेगा, ये क्या है समानुपाती। घट त घट और बढ़ त बढ़, जैसे कहते हैं समानुपाती। कभी ऐसा हो जाता है घट त बढ़ और बढ़ त घट, कैसे होता है, जैसे देखिए घरे आपके आज मुर्गा बना हुआ है, मान लीजिए मुर्गा कितना बजे बनेगा, 4 बजे, सही है 4 बजे। आप 4 बजे पढ़ने आ गए हुए हैं, सही। तो ये हम समझा रहे हैं कि आप यूज करवाना पाती, घरे आपके क्या बना मुर्गा, और आप आ गए क्या पढ़ने। अब क्या आप मुर्गा खाएंगे तब पढ़ पाएंगे, नहीं। अब क्या आप मुर्गा नहीं खाएंगे, मुर्गा खाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। अगर मुर्गा नहीं खाएंगे तो क्या कर देंगे, पढ़ देंगे। तो ये घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा बात है कि है तो ठीक नहीं है, क्या हो गया, नाक खराब हो गया कि नहीं, नाक कर रहा है, ठीक नहीं है। तो बात सही है कि घरे मुर्गा बना हुआ है, अगर तुम मुर्गा खाएगा तो बढ़ेगा नहीं, अब बढ़ेंगे तो खाएंगे नहीं, कोई एक ही चीज हो पाएगा कि। तो अगर मुर्गा खा लिए तो पढ़ाई क्या हो गया, बंद हो गया। अब पढ़ाई मुर्गा नहीं खाए तो पढ़ाई क्या हो गया, चालू हो गया। तो कोई एक ही होगा। तो जब एक को बढ़े और दूसरा घट जाए उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती। एक को बढ़े और दूसरा घट जाए तो क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। और एक को बढ़े और दूसरा बढ़ जाए तो क्या कहेंगे, समानुपाती। समानुपाती में क्या होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा, घटेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घटेगा। अब घट बढ़ घट बढ़ बढ़ घट बढ़ घट न कर देना, समझ में आया। समानुपाती में क्या होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती में घटेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घटेगा। ये क्या है, 1 बटा में कितना हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। कैसे लिखाएगा, से ऐसे लिखेंगे समानुपाती। ये क्या है, सी ऐसा है। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, ये कैसे होता है, ये होता है 1 बटा में, सही है। तो बताओ ये क्या है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, सही। देखिए तब P2 माइनस के P1 समानुपाती MV, यही है MV माइनस के MU। फिर यहाँ से अगर M कॉमन ले लेते क्या हो गया, V माइनस के U। और फिर संवेग में परिवर्तन था इसे, और उसमें दर, दर का मतलब क्या होता है, दर का मतलब होता है समय से भाग देना, दर का मतलब होता है समय से भाग देना। देखिए तो यहाँ तक सही है। फिर जैसी दर आया है यहाँ समय से भाग दे दिया है कि, हाँ दे दिया है। अब लगाया गया बल आ गया, तो बल क्या हो गया है, बल हो गया है F समानुपाती M V माइनस के U, V माइनस के U। अब F के जगह F हटाने की जो समानुपाती चिन्ह है, इस चिन्ह को हटाएंगे, उस चिन्ह को अगर जब भी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, लगाएंगे K। K को क्या कहते हैं, K को कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, K को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। जब भी इस समानुपाती को हटाएंगे क्या लगाएंगे, K को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। K को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। जब भी समानुपाती हटाएंगे क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, यानी K लगाएंगे। क्या आ जाएगा, K F बराबर Km V माइनस के U। फिर क्या हो जाएगा कि जो V माइनस के U क्या कहते हैं, V माइनस के U बटा में T। आप पढ़े थे त्वरण बराबर क्या होता है, A बराबर क्या होता है, V माइनस के U बटा में T, याद है कि। तो देखिए देखिए लिखा है, क्या लिखा है, V माइनस के U बटा में T।
तो क्या इसी की जगह हम ए लिख सकते हैं कि देखिए तो के लिए के लिखल है, एम के लिए एम लिखल है और ई पूरा के लिए क्या ई ए लिखल है कि तो ए का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस v बटा mt। चैप्टर नंबर 1 के पहले चैप्टर में इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे। यहाँ a समानुपाती बराबर a बराबर क्या है v माइनस v बटा mt, वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है। त्वरण को कहा जाता है एक के एक अनुपातिकता स्थिरांक है। स्थिरांक को इस जो स्थिरांक है उसी को अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। स्थिरांक को अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। स्थिरांक है द्रव्यमान और त्वरण का ऐसा मात्रा क्रमशः केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सही है, जो समझिए द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है केजी और त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है केजी, बताइए द्रव्यमान कहते हैं 20 केजी, त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बल का मात्रक इस प्रकार प्राप्त करते हैं कि स्थिरांक k का मान 1 हो। सबसे पहले क्या करें, समानुपाती को हटाने के लिए क्या लगाएंगे k, और k को क्या कहेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट को कितना मानेंगे 1। समानुपाती को हटाने के लिए क्या लगाएंगे k, और k को कितना कहेंगे k को कहेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट को k का वैल्यू कितना मानेंगे k कांस्टेंट को मानेंगे 1। मात्रा के रूप में एक के का मान 1 हो जाता है। इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं 1 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात 1 इकाई बल बराबर इतना गुना इतना बराबर क्या हो जाएगा F बराबर हो जाएगा ma। आपको यही याद रखना है, F बराबर क्या होता है ma। जैसे पढ़े थे P बराबर क्या होता है P बराबर mv, P बराबर mv, वैसी F बराबर क्या होता है ma। अगर किसी 1 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का को 1 मीटर पर सेकंड में उत्पन्न करती है, अर्थात 1 इकाई बल 1 केजी गुना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। k का मान 1 रखने पर 1 बराबर क्या हो जाएगा m। और आपको ये एकदम इंपॉर्टेंट याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल का मात्रा कितना होता है तो न्यूटन के द्वारा नाम पर लिखते हैं, इसे m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बताइए तो बल का मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है बल का मात्रा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रा क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे न्यूटन यानी आइजैक न्यूटन के नाम पर भी कहते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं न्यूटन कहते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं न्यूटन। तो आपसे पूछेगा कि बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक क्या है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। और उसका एक और मात्रक क्या है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो न्यूटन उसका पूरा नाम क्या था तो आइजैक न्यूटन। क्या नाम था आइजैक न्यूटन। जैसे कभी आप लोग फूल बनाए हैं, कॉपी पर फूल बनाते हैं तो नीचे नाम लिख देते हैं आर्ट बाय रानी। देखे जब पर पेंटिंग बनाता है तो नीचे अपना नाम लिख देता है कि संतोष छलिया है, लिखा जाता है नाम कि दीपक दिलदार। देखे आप लोग। तो वैसी जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था आइजैक न्यूटन। तो अपने नाम पर क्या मात्रा रख दिया न्यूटन। आइजैक हटा दिया, क्या नाम रख दिया मात्रा रख दिया न्यूटन। तो अपने कुर्सी पर तो बैठो, उसी कुर्सी पर तुम बैठ रहा है। जिससे हम किसे सूचित करते हैं बल का n से। तो बल का ऐसा मात्रा कितना हो जाएगा न्यूटन यानी बल का n। एक और मात्रा क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि प्राप्त होती है। आपसे पूछेगा कि बल की जो मात्रक है, बल जो है किस नियम से प्राप्त हुआ है, पहला नियम दूसरा नियम से, किस नियम से दूसरा नियम से, किस नियम से दूसरा नियम से। बल पर लगने वाले किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान की गुणनफल से प्राप्त किया जाता है।
बल को कैसे प्राप्त करते हैं? तो बल को प्राप्त करते हैं उसमें उत्पन्न त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल को, उसमें उत्पन्न त्वरण और उसके वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल को। देखिए ध्यान से, किधर है ऐसे देखिए तो ए क्या है? त्वरण, और एम क्या है? द्रव्यमान। तो किसे निकालते हैं? वस्तु के द्रव्यमान से और उसके उत्पन्न त्वरण से। किससे? द्रव्यमान से और त्वरण से। यही तो है त्वरण और द्रव्यमान, यही तो है। ठीक बात। समय कितना हो गया है? 4:58। यहाँ तक रहने देंगे, सही। उदाहरण 8 लेट से आगे पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ी सी। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। गति के द्वितीय नियम का क्या करते हैं? हम प्रयोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्ररक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हुए देखा है? हाँ, देखे हैं। इस प्रकार क्षेत्ररक्षक गेंद को वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण से तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से हाथ आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होती है। इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना पड़ता है, जिससे कि खिलाड़ी के हथेली में चोट न लग जाए। खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। यहीं तक चोट न लग जाए। आप देखते हैं क्रिकेट में जब इसे मान लीजिए हम उसको फेंकेंगे तो हमको गेंद फेंकेगा, ऐसे पकड़ता है विराट कोहली, धोनी ऐसे पकड़, ऐसे क्या खींचता है? ऐसे क्या पकड़ेगा? ऐसे नहीं गिरेगा, नहीं, चोट बहुत लगेगा। ऐसे खड़े जाना, गेंद खेलना, सही, गेंद से फेंकना, पकड़ना है, पकड़ता है, फेंका ऐसे करता है, पीछे तरफ खींचता है। काहे? कि उसको चोट कम लगे, उसका जो परिवर्तन हो रहा है वेग वो शून्य लेट से हो। शून्य जितना लेट से होगा उसके हाथ में कपड़ा कम चोट आएगा, फटाक से पकड़ लेगा, चोट लगेगा ज्यादा। जैसे आपको देखे होंगे, अब मान लो छत पर से कूदना है, छत पर से कूदना है, सही, तो कौन कूदेगा छत पर से? ओम प्रकाश छत पर से कूदना, ओम प्रकाश कूदेगा। अब जो नीचे है जमीन उस पर तुम रख दो कोड़ा, इतना ऊंचा कोड़ा रख दीजिए, सही। एक जगह रख दीजिए ईंटा, सही, एक जगह रख दीजिए बालू। तो सबसे ज्यादा चोट जब कूदेगा सबसे चोट कहाँ लगेगा? कोड़ा पर लगेगा। सबसे कम चोट कहाँ लगेगा? सबसे कम कोड़ा पर, उससे कम और सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा? मरवा देगी आदमी के। हाँ, कहेंगे सर जी का गोरे टूट जाएगा, है ना। तब में देखिएगा जब आदमी दौड़ने चाहे कूदने का प्रैक्टिस करता है, दौड़ने वाला लंबी कूद वाला, कहते पहले माटी खन देता है तो उस पर कूदता है ऐसे, तो रोड पर कूदेगा, गोरे में बचेगा उसमें। चांदी तो सब पे गोरा तोड़वा देगी। देखिए ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। ऐसे नहीं कराटा करने वाला आदमी सब जी सर एक बार मारता है, बर्फ को सिल्ला को तोड़ देता है, सही। और उसको इससे मारे टूटेगा, तो ये हिसाब से मारता है ऐसे। देखिए तो यही गेंद पकड़ रहा है, गेंद देखिए पहले गेंद यहाँ आ रहा है, यहाँ पकड़ा, फिर हाथ यहाँ लाया, फिर हाथ यहाँ लाया, फिर हाथ यहाँ तक लेके जाएगा, ऐसे पकड़ रहा है। गेंद आया है, गेंद आ रहा है, देखा, पकड़ा यहाँ हाथ में, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ तक लेके जाएगा। क्रिकेट के खेल में क्या पकड़ने के लिए क्षेत्ररक्षक के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फील्डर, सही नहीं कहते, बल्कि खाली फील्डिंग ही करा हुआ है, फील्डर। गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे अपनी ओर खींचता है। गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र समीकरण 8.4 समीकरण क्या था? F बराबर ma, द्रव्यमान गुना में त्वरण,
गति के प्रथम नियम की गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है समीकरण 8.4 से। अब यहाँ F बराबर क्या था? F बराबर m ए। देखिए तो m के लिए m रहने दिया थी और a के लिए क्या रख दिया? v माइनस u बटा में t। अब ft इसे गुना कर दिया तो क्या हो गया? ft बराबर mu गुना में mv हो गया कि अर्थात f बराबर 0। जब f 0 हो जाएगा तो किसी भी समय t पर v और u, इसका अर्थ है कि किसी वस्तु का समान वेग u से चलती रहेगी। यदि शून्य u शून्य है तो v भी शून्य होगा और अर्थात वस्तु विरामावस्था में होगी। अगर f 0 हो जाए, जब क्या हो जाए? बल 0 हो जाए तो किसी भी समय t पर u तथा v का मान क्या हो? अर्थ है कि समान वेग u से चलती रहेगी। u शून्य है तो v भी शून्य होगा, अर्थात वस्तु विरामावस्था में रहेगी। कह रहा है कि अगर e 0 हो जाए, e 0 हो जाएगा तो क्या होगा? e हो जाएगा 0 बराबर mv माइनस के mu। तो क्या सब लाएंगे? कितना हो जाएगा? 0 प्लस के mu बराबर mv। फिर कितना हो जाएगा? mu बराबर mv। तो m से m घट जाएगा, क्या आ जाएगा? v बराबर आ जाएगा u। तो यही तो कह रहा है क्या हो जाएगा? वस्तु में जितना u होगा उतना ही क्या होगा? v होगा। u भी शून्य और v भी शून्य हो जाएगा। कब? जब f कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा तब। सही? तो आज के लिए हम रहने देंगे यहीं तक। सही, फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गोकुल कोचिंग सेंटर। धन्यवाद।